ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों एवं सब्सक्राइबर मित्रों, आपका कर्क लग्न की कुंडली में योग कारक ग्रह व रत्न तथा अकारक ग्रह व वर्जित रत्नों के पाठ में स्वागत है। यदि इस चैनल पर पहली बार आए हो तो ये सब्सक्राइब यहाँ लाल रंग में लिखा होगा, उसे स्पर्श करके चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि अगली वीडियो की सूचना आप तक पहुँचती रहेगी। आपको भी लाभ होगा, हमारे सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ेगी। सर्वप्रथम ये पत्रिका हमारी इस प्रकार से लग्न कुंडली बनती है, असेंडेंट चार्ट बोलते हैं इंग्लिश में। तो यदि यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, 4 नंबर अर्थात कर्क राशि हुई, तो ये लग्न कर्क लग्न बोला जाता है। और कैंसर या कर्कट, तो ये कर्क लग्न की कुंडली हुई 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 इस प्रकार से राशियां बैठ जाती हैं। तो यहाँ पर जो राशि है ये 4 है, कर्क है, इसका स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा लग्नेश हुए, इसलिए पहला जो योग कारक ग्रह हुआ वो चंद्र हुआ। और चूँकि एक ही राशि है तो भी नहीं रहती तो भी चंद्रमा का रत्न मोती सर्वाधिक शुभ रत्न होगा। और 2 नंबर पे आते हैं। 2 नंबर पे देखिए इस त्रिकोण में कौन है, 8 नंबर है। 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि, इसका स्वामी कौन, मंगल। तो दूसरा जो ग्रह है वो बना मंगल, जो योगकारी है। और ये दशम केंद्र का स्वामी होने के कारण पूर्ण योगकारी है, पूर्ण योगकारी ग्रह है, योगकारी है। और इसका रत्न लाल मूंगा, लाल मूंगा, लाल मूंगा और नारंगी मूंगा इसका शुभ रत्न होगा। लाल मूंगा समझिए पूर्ण योगकारी है। अब वो अलग बात है कहाँ प्लेस है, उसके लिए अलग से वीडियो हमने डाला हुआ है लाल मूंगा की, कि 12 लग्नों में कहाँ पर मंगल स्थित हो तो हम लाल मूंगा धारण करें, उसकी अलग वीडियो है, जाके देख लेंगे। यहाँ पे हम इसी प्रकरण पे रहते हैं, वीडियो लंबी न हो इसका ध्यान। तो मंगल पूर्ण योगकारी है और लाल मूंगा रत्न सदैव लाभकारी रहेगा। उसके बाद इस त्रिकोण में आते हैं, इसका स्वामी हुआ, ये 12 नंबर की राशि है, स्वामी गुरु हुआ, बृहस्पति हुआ, जुपिटर हुआ। इसकी दूसरी राशि ढूंढते हैं तो ये 6ठे नंबर दुस्थान भाव में 9 नंबर की राशि है, ये मूल त्रिकोण राशि है। तो भी चूँकि ये त्रिकोण का भी स्वामी है और इस लग्न का मित्र है, इसलिए तीसरे नंबर पर जो योगकारी होगा वो बृहस्पति या गुरु महाराज जी हो जाएंगे, जुपिटर बोलते हैं। इनका रत्न पीला पुखराज, पीला पुखराज। यदि गुरु अच्छी जगह पे स्थित हो, इसकी अलग से वीडियो है कि पीला पुखराज 12 लग्नों में गुरु कहाँ पर प्लेस हो तो हम धारण करें, इसकी अलग वीडियो है, उसे देख लेंगे। तो पीला पुखराज इस लग्न में योगकारी रत्न हो जाएगा। बृहस्पति योगकारी हो। अब ढूंढते हैं कौन बचते हैं, सूर्य बचते हैं द्वितीय। अब यहाँ देखिए यदि सामान्य सूत्र लगाएंगे तो द्वितीय स्मारक होता है, परंतु सूर्य यहाँ इसके परम मित्र हैं, इसीलिए ये मारकत्व का फल नहीं देंगे। परंतु सूर्य एक नैसर्गिक अशुभ ग्रह हैं, सूर्य सेपरेटिव इफेक्ट भी रखते हैं, अलगावकारी प्रभाव रखते हैं। सूर्य में तेज है और यदि 3, 6, 10, 11 में है तो शुभ फल देते हैं, अन्य जगहों पे उन्हें शुभ फल देने में जो है अच्छा नहीं माना जाता। केंद्र और त्रिकोण भावों में यदि वह स्वराशि और उच्च राशि के 9 हुए तो तब इसे क्या करेंगे, इसे हम 4थे नंबर पे रख डालेंगे समग्रह के रूप में। किस रूप में, समग्रह के रूप में ये आ जाएंगे और ये हो जाएंगे सूर्य। तो माणिक्य धारण करना नहीं करना अब ये सूर्य की स्थिति पे होगा। यदि सूर्य यहाँ पे उच्च हो जाएंगे तो उनकी दशांतर दशाओं में हम धारण करने के लिए सोच लेंगे, अन्य जगहों पे भी विशेषज्ञ की परामर्श लेने के बाद ही। उसके बाद से
आपको बता दें इसी बीच में रोक करके थोड़ा सा कि यहाँ पे हमारा नंबर लिखा रहता है, यहाँ पे ये व्हाट्सएप नंबर है। यदि कुंडली विश्लेषण कराना है तो आप संपर्क कर सकते हैं। और इस पाठ से संबंधित कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करेंगे, उसका उत्तर मैं देता हूँ। इसी पाठ से संबंधित कोई संशय संदेह हो तो बेहिचक लिखें टिप्पणी में जाके। तो ये 4 ग्रह हुए। अब ढूंढते हैं इसके अलावा कौन बचते हैं। चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति और सूर्य, ये चारों एक ग्रुप के आ ही गए। इसी में केतु भी आते हैं, लेकिन चंद्रमा के केतु और राहु परम शत्रु ग्रह होते हैं, इसलिए उनको हम इसमें नहीं लग सकते। अकारक में आएंगे तो अकारक में नंबर 1 पे कौन आएगा, ढूंढिए। इनके सबसे बड़े शत्रु शनिदेव। शनि यहाँ सप्तम मारक भाव और अष्टम छिद्र स्थान अर्थात रोग भाव, सबसे बुरे भाव के स्वामी होने के कारण शनि नंबर 1 पे रहेंगे मारकत्व में। नैसर्गिक अशुभ ग्रह अष्टमेश भी हो जाए, सप्तमेश भी हो जाए, लग्न का शत्रु हो जाए, फिर उसके मारकत्व की सीमा का क्या कहना। अब शनि कहीं भी हो निश्चित तौर पे नुकसान करेंगे। यहाँ पे सस महापुरुष योग भी बन जाएगा। तो यदि चंद्रमा अति बली नहीं हुए, स्वराशि के ही नहीं हुए या यहाँ जाके उच्च राशि के नहीं हुए और शुभ प्रभाव लगने पे नहीं हुआ तो सस महापुरुष योग बनना भी कष्टकारी साबित हो जाएगा। तो शनि, अब चूँकि शनि हैं तो इनका रत्न नीलम और इनके जो उपरत्न हैं लाजवर्त। कई लोग कहते हैं कि शनि अकारक है, नीलम नहीं पहन सकते, तो लाजवर्त पहन करके और हम शनि को बैलेंस कर सकते हैं, तो गलत है, सरासर गलत है। और लाजवर्त पहन करके भी कर्क लग्न में आप अपनी मुसीबतों का पहाड़ मोल लेंगे। और ऐसा अधिकतर एस्ट्रोलॉजर कर देते हैं, जैसे ही शनि की दशा चली, महादशा अंतरदशा चली, उठा के दे दिया रत्न नीलम पहनो अच्छा होगा। बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। मुसीबतों का ये जो स्वामी है, ये प्लस सप्तम स्थान मारक भाव का स्वामी है, ये लग्न का शत्रु है, तुरंत बीमार पड़ेंगे, तुरंत बाधाएं आएंगी, हर काम में रोड़े अटकेंगे और जिस भाव में होंगे उस भाव से संबंधित जो भी का स्वामित्व और कारकत्व है उसको भी बिगाड़ डालेंगे। इसीलिए भूल कर भी केवल दशाओं के अनुसार रत्न मत पहनिएगा और न किसी को पहनाइएगा, ये लगन अनुसार ध्यान रखिए। तो नीलम भी नीलम का ही उपरत्न है, लाजवर्त, नीली, कटैला और वो एक आता है और एलेक्जेंडर। तो ये जो भी नीला आसमानी रंग होगा उन्हें आप धारण करेंगे तो मुसीबत में पड़ेंगे। दूसरे नंबर पे आ जाएंगे कौन, ये देखिए यहाँ और यहाँ शुक्र एक केंद्र के स्वामी हैं और ये लाभ भाव के स्वामी हैं, लग्नेश के शत्रु हैं, इन्हें भी हम कारक ग्रह में नहीं रखते। बुध परम शत्रुता दिखाएगा, व्यय, और यहाँ पे तीसरा अशुभ भाव है, व्यर्थ की मेहनत, भाग दौड़, छोटी मोटी यात्राएं, उसका स्वामी। तो बुध को यहाँ पे दूसरे नंबर पे रख लीजिए। और बुध चंद्रमा को बहुत शत्रु मानता है, बड़ा नुकसान करेगा चंद्रमा का। और इसका रत्न पन्ना वर्जित रत्न है। पन्ना के उपरत्नों में मरगज है, पेरिराट है आदि, ये सब वर्जित हैं। अब आप समझ जाएंगे। तीसरे नंबर पे आ जाएंगे, शुक्र को रख लीजिए। इनके रत्न हीरा हुआ, सफ़ेद पुखराज हुआ, सफ़ेद मूंगा हुआ। सफ़ेद मूंगा सोच भी सकते हैं यदि मंगल यहीं जाके नीच का हो जाए, प्रयोग कर सकते हैं, भरसक बचेंगे क्योंकि शुक्र का भी गुण आ जाएगा। तो शुक्र का रत्न हीरा है और हीरा का जो उपरत्न है, यहाँ तक कि स्फटिक आदि से भी बचना होगा। शुक्र यहीं पे स्थित होंगे तो क्या करिएगा, मालव्य महापुरुष का योग बनेगा, लाभ देते हुए भी कहीं न कहीं जातक के लिए भरपूर उपयोगी साबित नहीं आएगा। भूमि भवन वाहन आदि बहुत सारे हो तो जाएंगे, फिर भी जातक को कहीं न कहीं उसका जो अनुकूल स्वभाव है जातक का, उस पे ये फिट नहीं बैठेगा। और दूसरा, ये त्रिकोण के जो रत्न हैं उनसे एंटी हो जाएंगे। इसी कारण भी यदि इनकी दशाएं चलती हैं शनि, बुध और शुक्र की, तो भी इनके रत्नों को हम परहेज करेंगे कर्क लग्न में। भावार्थ रत्नाकर में रामानुजाचार्य जी कहते हैं कि कर्क लग्न हो और गुरु शुभ फल नहीं देता, उसमें तर्क ये दिया गया कि ये मूल त्रिकोण राशि है, इस कारण तो उसमें भी ये पूरे तरह से
जो है उचित नहीं है कि जैसे ही गुरु इधर जाएंगे यहाँ पाएंगे, यहाँ गुरु उच्च के हो जाएंगे। कई का कहना है गुरु उच्च का हो जा करके भी उचित फल नहीं निश्चित देंगे। यहाँ से अष्टम हो जाते हैं, यहाँ से पंचम हो जाते हैं। गुरु सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं, बहुत ही शुभ फल प्रदान देंगे और पीला पुखरा धारण करना लाभदायक साबित हो। राहु केतु के रत्नों को तो कहीं धारण नहीं करना चाहिए और कर्क लग्न और सिंह लग्न में तो भूल कर भी सपनों में भी धारण नहीं करना चाहिए। बस वह क्यों न राहु की ही दशा हो। तो यहाँ पे गोमेद आदि लिखना आवश्यक नहीं है। किसी भी राशि में हो योगकारी से, जैसे यहीं पे हो अथवा मान लीजिए यहीं पे राहु बहुत अधिक योगकारी हो जाएगा तो भी उसके दशा आने पे हम राहु के रत्न गोमेद को कर्क लग्न में धारण नहीं करेंगे। इन्हीं में से हमको चुनाव करना होगा, इन्हीं में से हमें चुनाव करना होगा। तो अच्छा, एक बार यही बता दीजिए मारक क्यों होता है। हमने बहुत पहले चाहिए धन है, वाणी, कुटुंब, तो विद्या के लिए भी काफ़ी परिश्रम करना होता बचपन से ही, और कुटुंब से जातक जो है परेशान निश्चित तौर पे रहता। और धन जो है ना, धन कमाने के लिए हमें कितना अधिक परिश्रम करना पड़ता है, कितना घुट घुट के क्या क्या सहना पड़ता है और कितने परिश्रम करने पड़ते हैं। जातक को अच्छा तो नहीं लगता। और आयु धन कमाने में आयु क्षीण तो होती ही है, बहुत परिश्रम करना। इसीलिए इस दृष्टिकोण ये रोज मारता है। असली मारक खंड तो आएगा तब आयु जाएगी, लेकिन ये और ये पत्नी भाव भी है और इस पाउस का भी भाव है। तो यहाँ पे आदमी इन दोनों भावों के कारण रोज परेशान रहता है। तो रोज मारने वाले ये भाव हैं। अब वो मारने वाला कैसा, ये यहाँ से रोज कमेंट मिलेगा और रोज इसके लिए खपना पड़ेगा, और यहाँ धन के लिए रोज खपना पड़ेगा। कुटुंब से संबंधित कुछ न कुछ समस्याएं याद बनी ही रहती, इसीलिए दूसरे भाव और सातवें भाव को मारक भाव भी कहते हैं। तो एक रीजन ये भी है। दूसरा रीजन तो ये है ही है कि आयु का व्यय करता है, यहाँ से भी आयु का व्यय करता है। तो वो तो जब मारक खंड आएगा तब, आयु लंबी है तब तो ये कई बार दशाएं अंतरदशाएं आएंगी, तो हर बार अंतरदशाओं में ये मारेगा नहीं कि आर्थिक हानि कर देगा, परेशानियां लाएगा, हर काम में बाधा आदि आ सकती है ये शनि। लेकिन बराबर कमेंट, परेशानी आदि ये सब तो होता ही रहेगा। दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ परेशानी ये शनि देता रहेगा अपनी दशाओं में। तो इस प्रकार से हमें इस प्रकार से दृष्टिकोणों से समझना है, तो ज़्यादा हमको रत्नों को डिसाइड करने में भी लाभ प्राप्त होगा। हम आसानी से रत्नों को भी डिसाइड कर लेंगे, ग्रहों को भी समझ पाएंगे। नौकी बस दशा आई, कुछ भी वो रत्न उठा करके दे दिया, तो इससे बचिए और खुद भी धारण मत कीजिए। धन्यवाद।